आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले है आपके एमसीक्यू 1। जैसा कि आप जानते हैं आउट ऑफ 4 1 इज़ करेक्ट। करेक्ट क्यों है हम ये जानेंगे और साथ में बाकी 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं ये भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे बोल रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस in calculating the change in the kinetic energy of the system during motion, one ignores the magnetic force of one on another. This is because देखिए आप ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक में होता है पॉजिटिव चार्ज, एक में होता है नेगेटिव चार्ज। एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं तो ये आसपास जाते हैं। पर काइनेटिक एनर्जी निकालते समय ये जब आप आसपास जा रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी कुछ होगी, इसकी वी ई इसकी वी पी। पर काइनेटिक एनर्जी निकालते समय मैग्नेटिक फोर्स का कोई योगदान नहीं रहता है। तो देखिए आपने पढ़ा था 10th क्लास में थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस वही कंसेप्ट यहाँ पे लगना है। हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि 12th क्लास का क्वेश्चन है। 12th क्लास का भी नहीं है। आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये आपने जान लिया था, जनरेटर मोटर आपने पढ़ लिए थे। तो होता ऐसा है कि जिस डायरेक्शन में ये दोनों मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। जैसे ये ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर परपेंडिकुलर रहता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको डिटेल में आने की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या, जब फोर्स इन दोनों पे वर्टिकली लग रहा है तो उस वर्टिकल फोर्स से इनका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। भाई फोर्स के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये वर्क डन कहलाता है, ये चीज़ आप जानते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स से ये कुछ भी डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इनकी वेलोसिटी नहीं है, इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है इन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट वर्क ऑन ईच पार्टिकल। बाकी ऑप्शन में देख लीजिए, 2 मैग्नेटिक फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट सो दे प्रोड्यूस नो नेट इफेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुद्दे की बात क्या है यहाँ पे, इनको डिस्प्लेस करना, फोर्स के संपर्क में आकर डिस्प्लेस होना, ये चीज़ हो रही है क्या ऑप्शन ए में? नहीं। ऑप्शन सी में द मैग्नेटिक फोर्सेस डू इक्वल एंड अपोजिट बट नॉन जीरो वर्क ऑन ईच पार्टिकल। जब डिस्प्लेस ही नहीं कर रहे तो वर्क कैसे होगा, ये भी बिल्कुल नहीं है। देन डी, द मैग्नेटिक फोर्सेस आर नेसेसरीली नेग्लिजिबल। नहीं रहते हैं, नेग्लिजिबल नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं, ये भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है बस। तो डी भी नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर है बी। देन 6.2, अ प्रोटॉन इज केप्ट एट रेस्ट, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस डी इन इट्स फील्ड। कंसिडर 2 एक्सपेरिमेंट्स, वन इन विच द चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो अ प्रोटॉन and in another a positron in the same time t, the work done on the 2 moving charge particle is, आपको बताना है। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए आपका प्रोटॉन रेस्ट पे है तो ये p प्लस विच इज एट रेस्ट, और इसके आसपास क्या है, फील्ड लाइंस। अब वो मैं नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, क्योंकि अभी आप 11th क्लास में हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ये पता नहीं है। तो आप समझ लीजिए ये किसी जगह पे है जहाँ पे फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डी डिस्टेंस पे इसकी फील्ड पे लेकर आए, इस पी प्लस की फील्ड में लेकर आए। तो ये मान लीजिए आप केस 1, पहला पार्टिकल आपका था, पहले एक्सपेरिमेंट के लिए जो पार्टिकल था वो था प्रोटॉन, तो पी प्लस इन सेम फील्ड, और इसका डिस्टेंस था कितना, डी। ठीक। उसके बाद केस 2 में क्या करा इन्होंने, इसके सामने इसी की फील्ड में ये लेकर आ गए पॉजिट्रॉन, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ POSN, जिसका डिस्टेंस था अगेन डी। ठीक। दोनों चार्ज पार्टिकल्स दोनों केस में सेम फील्ड में है। अब टी टाइम में इन दोनों में वर्क डन कितना होता है ये हमें निकालना है। अब एक बात आप ही समझिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों का चार्ज सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी अपना लिखेंगे, इतना ध्यान रखिए, दोनों का चार्ज सेम होता है। ये चीज़ भी आप पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन
जो प्रोटॉन रहता है उसका मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। बस यही आपका की पॉइंट है। पॉजिट्रॉन आपका क्या है असल में? एंटी इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन ई माइनस होता है, पॉजिट्रॉन ई प्लस, ये समझ लीजिए आप, इसका उल्टा रूप। तो इसका जो मास है वो ऑब्वियसली प्रोटॉन के मास से छोटा होगा। वेरी वेरी इजी। अब इसका जवाब आप खुद ही दे सकते हैं। आपने यहाँ देख लिया कि प्रोटॉन का मास पॉजिट्रॉन से ज़्यादा है, तो आपस में जब ये एक दूसरे संपर्क में आएंगे कुछ रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन से पॉजिट्रॉन ज़्यादा दूर तक फेंकाएगा क्योंकि ये हल्का है, तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिट्रॉन वाले केस में ज़्यादा होगा। ठीक, वेरी वेरी इजी। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। सेम एज द सेम फोर्स लॉ इज इन्वॉल्व इन 2 एक्सपेरिमेंट्स। नहीं, सेम वर्क डन तो हो नहीं रहा है। फोर्स ज़रूर सेम है, चार्जेस ज़रूर सेम है, पर वर्क डन सेम नहीं है क्योंकि ये हल्का है, इसीलिए ये तो नहीं होगा। बी लेस फॉर द केस ऑफ पॉजिट्रॉन एज द पॉजिट्रॉन मूव्स अवे मोर रैपिडली एंड फोर्स ऑन इट वीकन्स। नहीं, ये उल्टा हो गया। वर्क कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए तो ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो बी भी गलत है। सी मोर फॉर द केस ऑफ द पॉजिट्रॉन। हाँ, वर्क डन बिल्कुल पॉजिट्रॉन के लिए ज़्यादा है, एज पॉजिट्रॉन मूव्स अवे अ लार्जर डिस्टेंस। सीधी सी बात है, रिपल्शन इसमें जो होगा ज़्यादा होगा। डी सेम एज द वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल्स ऑन द स्टेशनरी। नहीं, प्रोटॉन के केस में वर्क डन कम है, इस केस में ज़्यादा है। तो सिर्फ इसमें हमने मास वाला कंसेप्ट लगाया। और या तो आप सिंपली याद रखिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दोनों केसेस में सेम था क्योंकि चार्ज सेम था, पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इस केस में क्या है, सेकंड केस में क्या है, ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा है, इस रिलेशन से हमें मालूम पड़ पा रहा है वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू योर डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। या आप एक काम कीजिए, फाइनली इसको डायग्रामेटिकली समझ लीजिए। ये इतना बड़ा आपका प्रोटॉन, इतना सा आपका पॉजिट्रॉन। ठीक, अब रिपल्शन से ये दोनों कुछ दूर हुए, फोर्स दोनों में बराबर था, पर रिपल्शन इसमें ज़्यादा महसूस क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, अगर मैं इसकी जगह इसके नीचे ही अगर एक प्रोटॉन बनाता हूँ, ये P+, और ये पॉजिट्रॉन मतलब E+ या POSN, तो इसको यहाँ तक आने में 2 मीटर चलना पड़ रहा है, तो इसको यहाँ तक आने में आप सोचिए कितना चलना पड़ रहा होगा। इसका जो डायमीटर है इतना तो कवर करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा है, ये बहुत हल्का है, उसका 2 मीटर और। ऑल इन ऑल ये जो डी की वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी पॉजिट्रॉन के लिए, इसीलिए वर्क डन जो रहेगा वो ज़्यादा होगा। इस तरह से आप याद रखिएगा। तो इसीलिए इसका आंसर है सी। देन 6.3 अ मैन स्क्वाटिंग ऑन द ग्राउंड गेट्स स्ट्रेट अप एंड स्टैंड, द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन द मैन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज शेयर करी है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। स्क्वाटिंग आपने देखा ही है, देशी भाषा में बोला जाए तो उठक बैठक, जो कि स्कूल में कराते हैं टीचर्स पनिशमेंट के तौर पे। तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। जब ये व्यक्ति स्क्वाट्स मार रहा था तो जैसे ही ग्राउंड पे बैठा तो इस पर ग्राउंड ने कुछ रिएक्शन फोर्स दिया। वो कितना दिया ये आपको बताना है, फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन द मैन। ठीक, अब इसमें आप देखिए, जब ये थोड़ा सा बैठ रहा है तो ये वर्टिकल से थीटा बना के बैठ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ। इसके टेढ़े होने पे ग्राउंड ने इस पर क्या लगाया, नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक, ये वो पोजीशन है, ये आप समझ लीजिए FBD के हिसाब से। नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। अब ये n है तो ये क्या हो जाएगा आपका n cos थीटा। तो n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू mg बाय cos थीटा। ऐसा आपको मिल रहा है। अब ये रिलेशन मैंने क्यों निकाली है, क्योंकि इसे समझ में आपको अच्छे से आएगा। जब ये सीधा खड़ा हुआ था इस केस में तो थीटा कितना था, 0 डिग्री, तो n कितना हो गया, mg के बराबर। ओके, लेकिन जब ये झुका तो थीटा की कुछ वैल्यू हुई, मान लीजिए 45 डिग्री। थीटा को हम ले लेते हैं 45 डिग्री,
तो cos 45 डिग्री मतलब √2 mg, 1.414 mg। तो अब देखिए ये वाले केस में जो n की वैल्यू है वो क्या है, ऑब्वियसली mg से ज़्यादा है, n इज़ ग्रेटर देन mg बिकॉज n इज इक्वल्स टू 1.414 mg। तो नॉर्मल रिएक्शन जब ये बेंड हो रहा है, झुक रहा है स्क्वाट्स लगाने के लिए, तो वो ज़्यादा लग रहा है ग्राउंड की तरफ से एज कंपेयर टू दिस केस। ओके, इस केस के लिए n ज़्यादा, दूसरे केस के लिए mg के बराबर। तो देख लीजिए क्या होगा इसमें, कांस्टेंट एंड इक्वल टू mg इन मैग्नीट्यूड नहीं, दूसरे केस के लिए ज़रूर है, पहले के लिए नहीं है। कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन mg नहीं, पहले के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। वेरिएबल बट ऑलवेज ये भी नहीं है। एट फर्स्ट ग्रेटर देन mg लेटर बिकम्स इक्वल टू mg, है ना, जब झुका लगाने के लिए तो mg से ज़्यादा हुआ, हमने देख ही लिया cos उठे हुए रख के, और दूसरे वाले में mg के बराबर हो गया cos 0 डिग्री रख के। इसमें भी पूरा कर ही देता हूँ मैं, n इज इक्वल्स टू mg बाय cos 0 डिग्री। ये 0 डिग्री को यहाँ रखा मैंने, तो कितना मिल गया mg, इसके बराबर। ठीक, और अगर आप ये सब भी ना करें तो इतना ध्यान रखिए आप कि जब ये स्क्वाट मारने के लिए झुका तो इसने खुद को फिसलने से बचाया फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करके। मतलब यहाँ पे एडिशनल फ्रिक्शनल फोर्स भी प्रेजेंट था जो बैलेंस्ड हुआ, जिससे कि ये आगे पीछे नहीं हुआ, गिरा नहीं, अपनी पोजीशन पे रहा। तो इसीलिए भी n की वैल्यू क्या थी, mg से ज़्यादा थी, क्योंकि इसके साथ में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा आ गया था, एडिशनल आ गया था। तो इसका आंसर होगा डी। देन 6.4, अ बाइसिकलिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द बाइसिकल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन and is directly opposed to the motion. The work done by the cycle on the road. ये क्वेश्चन तो कितना इजी है, आप देखिए, by the cycle on the road, क्या साइकिल रोड को हिला पाई? नहीं, रोड ने साइकिल को आगे कर दिया पर साइकिल रोड को नहीं हिला पाई, इसीलिए वर्क डन क्या होगा, 0। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं 1 मार्क्स के हिसाब से, ट्रिकी क्वेश्चंस, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा आप। अब अगर यहाँ पे ये बोलते कि रोड ऑन द साइकिल, तो ये कितना होता, -2000 जूल्स। 10 मीटर ही आगे गया, फ्रिक्शनल फोर्स 200 न्यूटन का साइकिल पे लगा। अब यहाँ पे बाइसिकल टू रोड था, मतलब उल्टा, इसीलिए -200 × 10 मतलब -2000 जूल्स। ये होता अगर यहाँ पे रोड टू साइकिल पूछते, पर यहाँ साइकिल ऑन रोड पूछा इसलिए 0। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। देन 6.5, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। ये आपका 9th क्लास का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में, 3 केसेस, बॉल एट अ हाइट h, बॉल एट सम हाइट लेस देन h, और बॉल एट ग्राउंड। इस केस में काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की इक्वल होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। इस केस में काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। इस केस में काइनेटिक एनर्जी कुछ वैल्यू होती है 12 mv² और इसकी वैल्यू mgh, पर दोनों का सम जो कि होता है टोटल एनर्जी, वो इन दोनों के इक्वल होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम होती है, ये आप पढ़ चुके थे 9th क्लास में। और टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे इस बॉल की कुछ वेलोसिटी बढ़ती रहती है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता रहता है, इसीलिए लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता है। तो डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ए और बी आप समझ ही गए, इसीलिए सी। देन 6.6, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। यही बहुत ईजी है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोटल लीनियर मोमेंटम। ये हमेशा कंजर्व रहता है और इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक, ये आप ध्यान रखना। इसका डेरिवेशन भी दे रखा है एनसीईआरटी में, थ्योरी भी दे रखी है, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, कैसे होता है ये भी आप जान चुके हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती है, क्यों, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में आपकी बॉल दूसरी चीज़ से चिपक जाती है और फिर ये दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। ये बॉल, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी vi,
ये बॉल रेस्ट पे थी, इससे टकराई, टकराने के बाद दोनों सेम वेलोसिटी वी से मूव कर रहे थे। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है, कंप्रेशन या आप कह लीजिए डिफॉर्मेशन। तो इस डिफॉर्मेशन की वजह से आपकी जो एनर्जी लॉस होती है वो टू द सराउंडिंग ट्रांसफर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती है। अब काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी भी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में ही काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी आती है। जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर नहीं है तो मैकेनिकल कैसे होगी? तो ए और बी आपको चले गए। स्पीड भी सेम नहीं होगी, क्योंकि स्पीड के योगदान से ही आपकी काइनेटिक एनर्जी आती है, हाफ mv²। तो इसका आंसर होगा सी। देन 6.7, टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स, वन ग्रेजुअल एंड द अदर स्टीप, meet at A from where two stones are allowed to slide down from rest, one on each track as shown in figure 6.1. Which of the following statement is correct? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। एक्चुअली जो डायग्राम है इसमें इन्होंने स्टोन ऐसे बताए हैं, ये इधर से ही रोल करे गए हैं। रोल करने के बाद ये इस तरह से स्लाइड हो रहे थे, ये बताया है। इनिशियली h हाइट से ही रोल करे गए हैं। अब आप देखिए, सबसे पहली हिंट इस क्वेश्चन में जो आपको दे रखी है वो क्या है? फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स। अब इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि दोनों बॉल इनिशियली इस हाइट h पे थी, इन दोनों की पोजीशन A थी। जब ये ग्राउंड पे आई तो एक की B एक की C। अब हमें ये किस तरह से आई, इसने पाथ ये फॉलो करा है, ये नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट, जो कि सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखती है। इनिशियली इस हाइट पे थी, फाइनली ग्राउंड पे है। कितना डिस्टेंस कवर करके आई ये नहीं देखते हैं इन द केस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, इसको करके भी दिखा देता हूँ आपको मैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ बॉल वन। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी U या P जैसा आपको लग रहा है कर लीजिए, एट A ये क्या हो जाएगी? mgh। ओके, दोनों का मास सेम था। और पोटेंशियल एनर्जी एट B इज इक्वल्स टू 0। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी एट A 0, क्योंकि रेस्ट पे थी। काइनेटिक एनर्जी एट B, इसको आप मान लीजिए हाफ mv², क्योंकि बॉल 1 थी। अब ये जो T है, टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, वो इस T के बराबर होगी, ये आप जानते हैं। तो mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv²। आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा v1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस gh। ठीक, अब यही चीज़ आप इस AC पाथ के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल यही का यही रिजल्ट आपको मिलने वाला है, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो बॉल 2 mv² मिल जाएगा, इसके हमने मान ली v2। तो v2 इज इक्वल्स टू अगेन ट्वाइस, ये मैंने नहीं करा है, आप खुद कर लीजिएगा, बहुत इजी है। अब आप देखिए v1 और v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू √2 gh। तो वेलोसिटी क्या हो गई? सेम। और ये चीज़ आप ध्यान भी रखिएगा, कभी अब वो ऐसा क्वेश्चन आता भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जो कि इंक्लाइंड थे कुछ एंगल से, अगर बॉल स्लाइड करती है सम हाइट h, तो उनकी वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। अब हम बारी बारी से वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं जिसके अंदर स्पीड डिफरेंट थी, तो आपका डी एलिमिनेट हो गया। अब स्पीड के साथ आप देखिए टाइम, ऑब्वियसली आपका जो ए बी है उसकी लेंथ ए सी से ज़्यादा है, ए सी ज़्यादा स्टीपर है, ए बी ग्रेजुअल है, तो ए सी में ए से सी तक आने में टाइम कम लगेगा। टाइम ए सी इज स्मॉलर देन टाइम ए बी। लेकिन ये फिज़िक्स है, आपको हर चीज़ के पीछे सबूत देना पड़ेगा। तो ये कैसे हुआ ये हम समझ लेते हैं। ये आपकी बॉल थी, हालांकि रोल ऐसे हुई थी, पर अभी एफ बी डी के लिए हम मान लेते हैं इसको ऐसा। ये आपका एम जी, ये एम जी कॉस थीटा 1 और इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा 1। ठीक, ये उसको अलग से अच्छे से बना देता हूँ मैं, थीटा 1, और इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है a1, तो फोर्स m a1।
और हमें सिर्फ देखना है यहाँ पे एक्सेलरेशन, फोर्स और से ज़रूरत नहीं है हमें। तो A1 और G साइन थीटा 1। तो इस वाली बॉल के लिए आपका A1 कितना आ गया, G साइन थीटा 1, और इस वाली के लिए A2 कितना आ गया, G साइन थीटा 2। अब यहाँ पे थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, और इधर है क्या, साइन थीटा। आप ध्यान रखना, थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, और ये सब हो रहा है किसमें, साइन में। तो साइन 0 से 90 क्या होता है, इंक्रीजिंग रहता है, कॉस डिक्रीजिंग होता है। तो थीटा 2 अगर थीटा 1 से बड़ा है तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि A2 बड़ा है A1 से। ठीक, क्योंकि थीटा 2 A2 के सामने आ रहा था, मतलब दे बोथ आर प्रोपोर्शनल। थीटा 1 A1 के सामने आ रहा था, मतलब थीटा 1 एंड A1 आर प्रोपोर्शनल। तो A2 बड़ा है A1 से, इसीलिए T2 छोटा होगा T1 से। एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। ठीक, तो सेम स्पीड पर स्टोन 2 का टाइम कम है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। बोथ द स्टोन्स रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड, स्टोन 2 रीचेज द बॉटम अर्लियर। अर्लियर मतलब कि जल्दी पहुंचेगा, मतलब कि टाइम कम लगेगा, तो सी। बाकी में आप देख लीजिए, स्टोन 1 रीचेज द बॉटम अर्लियर देन स्टोन 2, ये नहीं होगा। सेम टाइम, अच्छा इसमें भी नॉट विद द सेम स्पीड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप और कर लीजिएगा, ये TEA है और ये TEB है, मतलब केस 1 जो था वो इन दोनों के लिए था, E@A और ये इन दोनों का सम TEA, और दूसरा वाला केस आपका ये था आपका TEB। तो यहाँ पे mgh + 0 इस तरह से था, और ½ mv² + 0 ये आपको ये देगा। मैंने क्या इसके नीचे लिख दिया तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक बनाया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को ब्लॉक में लिया और ऐसा करा। इसका और आप ध्यान रखिएगा। देन 6.8, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM इज गिवन बाय Vx = ½ kx², वेयर k इज द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ द ऑक्सीलेटर। फिगर 6.2 में दे रखा है आपको। फॉर k = 0.5 न्यूटन पर मीटर, द ग्राफ ऑफ Vx पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x इज शोन इन द फिगर। A particle of total energy E turns back when it reaches x = ± xm. If V and K indicate the potential energy and kinetic energy respectively of the particle at x = +xm, then which of the following is correct? +xm के लिए आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, हालांकि देखा जाए तो एक क्वेश्चन भी आपका 9th क्लास का क्वेश्चन ही है, और इसमें ½ kx² आ गया है और ऑक्सीलेटर की बात कर दी है। जनरली ऐसा स्प्रिंग में भी होता है, पर अभी हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, जितना हमने पढ़ा है उतने नॉलेज से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ एक की पॉइंट है आपका टर्न्स बैक, इसको आप ध्यान रखिए। ये बोल क्या रहे हैं, इधर आपका ओरिजिन 0, ये वो पॉइंट है जिससे ये पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करके वापस से पहले ऐसा हो रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है, मतलब कि उसकी मेन पोजीशन पे वापस जा रहा है। इतना आप ध्यान रखिए, इतना आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अब इसको ऐसा समझिए, आपने एक बॉल जो कि ग्राउंड पे थी, इसको फेंका एट सम मैक्सिमम हाइट h, तो इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि वापस से इधर आके ये नीचे की तरफ जाएगी। नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो एक मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद ये वापस से नीचे आ रही है। बिल्कुल यही केस इसमें भी हो रहा है। जैसे आप स्प्रिंग कांस्टेंट देखते हैं के को, ये आपका एक स्प्रिंग है, इसको आपने कंप्रेस किया, दबा दिया, तो जब ये दबा हुआ रहेगा इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। आप इससे समझे या इससे समझे या ऑक्सीलेटर समझे, बात वही है। मतलब x = xm पे, इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे बल्कि मुझे बोलना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। ऐसा जनरली मैकेनिकल एनर्जी में होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब आप देखिए, एट x = +xm, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी = E विच इज़ योर मैकेनिकल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, तो ½ mv² से ½ m0² से काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, Vf = 0,
तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो इसमें बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब में रिलेशन दिया है। काइनेटिक एनर्जी के बराबर तो होना नहीं है, ये हट गया और ये भी हट गया। पोटेंशियल एनर्जी 0 तो बिल्कुल नहीं होना है, और सी ऑप्शन में पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगी, कम तो होगी नहीं, इसीलिए बी। और आप एक काम करें, लिख ही लीजिए टी ई विच इज योर मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पी प्लस के ई। तो सभी केस में क्या हो रही है, इसमें एम जी एच, इसमें भी टी पी के बराबर है, क्योंकि ये पी प्लस 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, और यहाँ पे भी टी इज इक्वल्स टू पी प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, इतना और कर दीजिएगा। देन 6.9, टू आइडेंटिकल बॉल बियरिंग्स इन कॉन्टैक्ट with each other and resting on a frictionless table are hit head on by another ball bearing of the same mass moving initially with the speed v as shown in figure 6.3। ये दोनों बॉल बियरिंग है, साथ में चिपकी हुई है, इस पर दूसरी बॉल आके हिट कर रही है विद वेलोसिटी v, ये आपको दे रखा है। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल रिजल्ट आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक की पॉइंट दे रखा है, कोलिजन इज इलास्टिक, इसका आपको यूज़ करना है। इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहती है। ये जो बॉल 1 है अगर 2 और 3 को हिट कर रही है तो टकराते से ही इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और ये वेलोसिटी दोनों में बराबरी से बढ़ जाती है। अगर एक ही बॉल होती तो v, पर यहाँ 2 है तो हम देख लेते हैं क्या होगा। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले मैं निकाल लेता हूं, टकराने से पहले बॉल 1 की थी हाफ एम वी स्क्वायर, मास में मान लेता हूं m, और 2 और 3 ये दोनों रेस्ट पे थी, तो हाफ m प्लस m इंटू 0 का स्क्वायर, लिखे ना लिखे एक ही बात है, दोनों रेस्ट पे वेलोसिटी 0 है, तो कितना मिल गया आपको, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, अब इन चारों ऑप्शन के लिए हम काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है फाइनली ये निकाल लेते हैं। तो पहले मैं ए के लिए करता हूँ, तो के एफ क्या हो रहा है, ये आ गई रेस्ट पे, बॉल 1 रेस्ट पे, तो हाफ एम 0 का स्क्वायर, लिखे ना लिखे एक ही बात है। इसके बाद ये दोनों मोशन में आ गई है v/2 स्पीड से, तो 0 प्लस, या मत लिखो आप 0, अंडरस्टूड है, m प्लस एम इंटू v/2 का स्क्वायर। क्यों m प्लस एम, क्योंकि ये दोनों साथ में मूव कर रही है, इसीलिए m प्लस एम, और वेलोसिटी क्या है v/2, तो v/2 का स्क्वायर, वही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर बाय 4, अभी कितना मिल रहा है आपको, 1/4 mv स्क्वायर, मतलब इसका भी आधा, तो ये तो होना ही नहीं है, तो ऑप्शन है आपका गलत है। इसके बाद बी 1 और 2 रेस्ट पे आ गई, तो हाफ एम 0 स्क्वायर प्लस हाफ एम 0 स्क्वायर, मतलब 0 प्लस 0 प्लस थर्ड वाली मूव कर रही है, अकेली है, मास m है, वेलोसिटी v है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। इन दोनों को आप ना लिखें तो भी चलेगा। अब देखिए ये बराबर इसके है, तो बी वाला आपका आंसर है। ठीक, वेरी वेरी इजी। अब सी और डी नहीं है, इनको आप कर लीजिएगा, m प्लस एम प्लस एम 3m इंटू v/3 का स्क्वायर, तो 9 आएगा, 3 और 9 कैंसिल होगा, तो 1/3 mv स्क्वायर, तो ये तो नहीं होना है। उसी तरह इसको भी कर लीजिएगा आप। तो सी और डी मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, बी इसका एक्चुअल आंसर है।